Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Sharia Khan. I belong to the 40th CTP and currently located in Pakistan Audit and Account Service. I welcome to all of you once again on the platform of CSS Bring Me, and in this second session of our two-session series of English Essay, Exclusive English Essay Batch 9. In the first session, we discuss the English essay, the preparation of English essay at macro level, and try to find out the answers of 4 questions: what to prepare, how to prepare, from where to prepare, and how to improve our preparation. And in this session, I'm going to present the prototype, the specimen, the standard of English essay, particularly the outline, and try to give you a sort of idea about the structure of an outline, about the quality of expression, about the relevancy of the ideas, connectivity, उन सब की एक रेलेवेंसी आपको दी जाएगी. अबाउट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टाइटल एज वेल, कि किस तरह कॉम्प्रिहेंड करना है टाइटल को, किस तरह सॉल्यूशंस देनी है, रिकमेंडेशंस देनी है. बट द पॉइंट इज, डू नॉट opt the idea of root learning and do not go for root learning. रटनी नहीं है आउटलाइन, ठीक है. ये जो मेरे आइडियाज है उसको रटना नहीं है, ठीक है. कोशिश करना है चीजों को समझने. And the second important point is, at this moment, majority of the students that is present here, 64 students are present, और उनमें से majority को शायद अगवान वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हो या नहीं समझा हुआ हो. So you might not get the idea that what is going to be discussed या what are we discussing right now. तो उसमें से कोई मसला नहीं है, ठीक है. जाहिर बात है, हमारे कोर्स में या जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे या हमारे कोर्स में या बैच में प्रिपरेशन करेंगे तो पहले वो टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसकी डिफरेंट डायमेंशंस को पढ़ाया जाता है, फिर रीडिंग मटेरियल दिया जाता है, फिर आप आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है ना. तो अभी तो जाहिर बात है, वी आर फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द टाइम एंड आई कैन नॉट डिलीवर द लेक्चर ऑन अ वन इशू, क्योंकि अगर वन इशू पे लेक्चर देने लग गया तो वो आउटलाइन मिस हो जाएगी. तो अभी हम फोकस रखेंगे आउटलाइन के ऊपर. लेकिन ये 2 बातें याद रखिएगा. पहली चीजें रटनी नहीं है, यही चीजों को रिप्रोड्यूस नहीं करना, और दूसरी चीज लेक्चर उस टॉपिक पर पहले समझना जरूरी है. देन वी विल मूव टुवर्ड्स आउटलाइन. और अभी तो हम सिर्फ आउटलाइन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बैच में, कोर्स में, 2 मंथ्स कोर्स में या 3 मंथ्स कोर्स में यही होता है कि हम पहले टॉपिक समझते हैं 2-3 लेक्चर्स के साथ उसका रीडिंग मटेरियल, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स आउटलाइन. सो anyhow, again, kuch baatein, if you have any question you can write in the chat box as well. Try to limit your question, restrict your questions to the title, to the topic, to the subject of English essay. Do not comment on anyone's question, do not give suggestion. If you have any query, सिर्फ क्वेश्चंस पूछें. लेक्चर से रिलेटेड, इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड किसी और के ऊपर कमेंट करना, दूसरी बातें करना ना करें. इससे आपका भी टाइम जाया होगा, मेरा भी टाइम जाया होगा. इफ यू थिंक दिस लेक्चर इज फ्रूटफुल, प्रेजेंट द लेक्चर, अदरवाइज फिर आप दूसरे काम अपने कर सकते हैं, ठीक है जी. तो हमारा टॉपिक क्या है आज की क्लास का, जो मैंने पहले भी अनाउंस किया था, वो है अच्छा, ये जो आउटलाइन है ये मैंने कहीं से ली नहीं है, खुद मेरी एक एक लफ्ज इसके अंदर मेरा खुद है, मैंने खुद प्रिपेयर किया है इस चीज को. आफ्टर द टॉपिक, उसको मैंने ये कहीं से भी ली हुई नहीं है. Yes, this essay is beneficial. Yes, this essay is beneficial for CSS 2022 aspirants, क्योंकि देखिए ना, CSS की तैयारी जब से शुरू करें, ऐसे की भी तैयारी शुरू करें, ठीक है ना. और कीप प्रैक्टिसिंग करते रहें ताकि आप 2023 में अच्छा परफॉर्म करें. अच्छा जी, the fall of Afghanistan and the rise of Taliban 2.0, challenges and opportunities for Pakistan. As I mentioned in my first session that this topic is going to be the part of contemporary topics. ट्रेडिशनल टॉपिक, ट्रेडिशनल थीम्स में नहीं है, ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स का हिस्सा है. क्योंकि आपने देखा कि द फॉल ऑफ अफगान गवर्नमेंट हुआ, राइज ऑफ तालिबान हुआ, यूएस का विड्रॉल हुआ, अभी तक बातें चल रही. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान के अंदर. काफी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ें तो ये कहा जा रहा है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर सिविल वॉर इन अफगानिस्तान. Pakistan is trying its best to create a regional consensus in Afghanistan, try to create stability in Afghanistan, try to prop up the government, try to prop up the government of Taliban. तो बट दुनिया को खतरा अगेन है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकती है, टेररिज्म की अगेन एक जो है वो
सेफ हेवन बन सकता है अफगानिस्तान, डेमोक्रेसी का क्या होगा, वुमेन राइट्स का क्या होगा. सो अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSS 2022. बल्कि हमेशा से अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट रहा है. हमने भी 18, 19, 20, 21 में जो भी बच्चों ने प्रिपरेशन की तो अफगानिस्तान पे जरूर प्रिपरेशन की है. दैट इज वाई वी हैव चोज दिस टॉपिक. अच्छा, ये अच्छा सवाल है. इस तरह के सवाल करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग भी लगता है. नवीन इज आस्किंग सर व्हाट डज मीन 2.0. अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 2.0 क्या मतलब है नवीन? 2.0 का मतलब यह है कि अगर आपको याद हो कि अफगान जिहाद जब हुआ था 1970s में, when सोवियत यूनियन occupied the territory of अफगानिस्तान, तो उस दौर में यूएस ने उसको जो है वो अफगान जिहाद के थ्रू अपोज किया था. फिर जो है वो सोवियत यूनियन का विड्रॉल हुआ 1990s में. तो फिर तालिबान का राइज हुआ था 1990s के अंदर और फिर पहली दफा अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट स्टैब्लिश हुई थी. ठीक है, तालिबान का राइज हुआ, अफगानिस्तान में इस्लामिक एमिरेट स्टैब्लिश हुई. इसे दो मुल्कों ने रिकग्नाइज किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, और उसके अलावा किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया. फिर 2001 में हमने देखा ट्विन टावर्स के ऊपर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक्स, और फिर उसके बाद से यूएस ने जो है वो मिशन लॉन्च किया अफगानिस्तान में, फिर तालिबान की गवर्नमेंट को खत्म किया. तो पहला राइज था तालिबान का. अब फिर 20 साल तक वो जंग जारी रही, वॉर ऑन टेरर की अफगानिस्तान में. देन अगेन अब यूएस का विड्रॉल हुआ इंस्टेड ऑफ सोवियत यूनियन, और उसी तरह जिस तरह 1990s में तालिबान का राइज हुआ था, सेम जो है वो आपने देखा 2022 में भी तालिबान, 2021 में भी तालिबान का राइज हुआ और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश की. दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड, इट इज written on various platform, particularly in the international magazine, as Taliban 2.0. कुछ लोग कह रहे हैं कि ये Taliban might be different this time. Taliban has learned a lot during these 2 decades. They will improve as far as the human rights, democracy, gender-based issues is concerned. कुछ लोग कह रहे हैं no, the Taliban 2.0 will remain the same as they were in 1990s, and they keep violating the human rights, women rights, democracy, और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, दैट इज व्हाई ये 2.0 एक इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजी जिसको आपने समझना चाहिए. अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास समझिए ये टॉपिक आ चुका है, द फॉल ऑफ अफगानिस्तान, राइज ऑफ तालिबान 2.0, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान. मैं जब पहला लेक्चर आप लोगों से कराऊंगा ना, ये आज के इंट्रोडक्टरी सेशंस के बाद इंशाल्लाह ट्यूसडे को, तो पहला लेक्चर होगा हमारा, भाई 2 कर लो उसको, 2.0 कर लो, 2 कर लो, कोई मसला थोड़ी है. अच्छा, पहला लेक्चर जो होगा ट्यूसडे को इंशाल्लाह वो होगा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल का. तो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टाइटल में जो पहली कैटेगरी होगी ना, वो होगी यही वाली जो मैंने इस टाइटल में लिखी हुई है, यानी कॉलन के साथ. ठीक है, ये कॉलन के साथ. अब कॉलन के साथ क्या मतलब होता है कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज दो चीजें हैं, यानी फॉल ऑफ अफगानिस्तान हुआ और तालिबान का राइज हुआ, इससे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. 2 से 3 बातें समझने की जरूरत है इस टाइटल में. पहली बात, ये टाइटल को अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो दिस क्वेश्चन इज लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान ड्यू टू द फॉल ऑफ अफगानिस्तान या काबुल एंड राइज ऑफ तालिबान. कि क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने से और काबुल में जो गवर्नमेंट थी उसके जाने से. यानी जो मेन क्रक्स है ऐसे का, वो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान है. ठीक है, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, पूरा ऐसे में शुरू के बहुत सारे पैराग्राफ्स या 30-40% ऐसे जाया कर देते हैं फॉल ऑफ अफगानिस्तान एंड राइज ऑफ तालिबान बताने. पूरे पैराग्राफ लिखते हैं कि जी पहले वॉर ऑन टेरर हुआ, फिर काबुल, फिर जो है कतर के अंदर यूएस तालिबान की डील हुई, फिर इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान ने, रशियन डायलॉग हुआ, मॉस्को डायलॉग हुआ, और फिर जो है वो तालिबान, यूएस ने विड्रॉ कराया, बाइडन आया, फिर तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट में ये लोग हैं. बट दिस इज नॉट द क्रक्स ऑफ द एसे. एसे का जो जिस्ट है, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि टाइटल सबसे पहले समझना जरूरी है. एसे की जो जिस्ट है इस टाइटल की, वो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान है ड्यू टू द अराइवल ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट. तो हमने उसके ऊपर ज्यादा लिखेंगे. यस, वी कैन राइट द बैकग्राउंड 2 और मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स, 2 पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं कि भाई किस तरह राइज ऑफ तालिबान होता है और फॉल ऑफ अफगानिस्तान होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द ऐसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के ऊपर लिखना है जो पाकिस्तान के लिए आए. दूसरा पॉइंट इसके अंदर समझना क्या है, इंपॉर्टेंट है. दूसरा पॉइंट ये समझना इंपॉर्टेंट है, जो अगेन बच्चे गलतियां करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स यहाँ पर. स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? तमाम बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही? काइंडली मुझे बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, तमाम बच्चों को आ रही है. अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज में प्रोपोर्शनेटली नहीं लिख पाते.
चैलेंजेस बहुत ज्यादा लिख देंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लिख देंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा लिख देंगे, चैलेंजेस बहुत कम लिख देंगे, क्योंकि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी कहा था, स्टूडेंट राइट व्हाट दे नो इंस्टेड ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, टाइटल क्या है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जहां पर भी एंड आ जाता है इसका मतलब आपने प्रोपोर्शनेट में लिखना है, कि अगर आप 40% इस पे लिख रहे हैं चैलेंजेस के ऊपर, तो आप 40% ही अपॉर्चुनिटीज पे लिख रहे हैं। यस, 19-20 हो सकता है, सर्टेन एक्सटेंट पे आगे पीछे चीजें हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 8 पैराग्राफ चैलेंजेस के ऊपर और सिर्फ 2 पैराग्राफ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, या सिर्फ 8 पैराग्राफ अपॉर्चुनिटीज के ऊपर या 2 पैराग्राफ चैलेंजेस के ऊपर। ऐसा करेंगे तो वो ऐसे दिखते ही फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने टाइटल समझा, मैं इस टाइटल को कंक्लूड करके आगे बढ़ रहा हूं। 2 चीजें समझी। पहली चीज, crux of this topic is challenges and opportunities of Pakistan due to the arrival of Taliban government। तो ज्यादा हिस्सा हमने इसी पर लिखना है, किस तरह राइज हुआ, क्या हुआ, उसको 1-2 पैराग्राफ्स में बता देना, उसके ऊपर ज्यादा चीज, ज्यादा पैसे को जाया नहीं करना, नहीं लिखना। फिर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वाले पार्ट को प्रोपोर्शनेट में लिखना है, कि वो प्रोपोर्शनेट में हो, जितना चैलेंजेस पर लिखूंगा उतना अपॉर्चुनिटीज पर लिखूंगा। थर्ड पॉइंट, रिकमेंडेशंस भी देनी है, ठीक है। हर ऐसे में कोशिश क्या करें, रिकमेंडेशन जरूर दें, लिखा हो या ना लिखा हो। यहां तक सब बच्चों को बात क्लियर है? यस या नो में मुझे बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। 75 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यस और नो में बता दें ताकि मैं बता दूं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन में ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी ये मैं बताऊंगा अपनी क्लासेस में आगे चल के, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस में लूंगा, कि जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे या आउटलाइन में ये एक पैराग्राफ लिखें, या एक पैराग्राफ की जरूरत वहां पेश होती है जहां पर या तो टाइटल के अंदर क्वेश्चन हो या टाइटल के अंदर और हो। इन अदर वर्ड्स, इफ टाइटल वांट्स योर व्यू या यूर पॉइंट ऑफ व्यू, या आप किस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्वेश्चन मार्क। अब टाइटल डिमांड कर रहा है कि भाई आपका व्यू पॉइंट क्या है, आपकी साइड कौन सी, देन ये चीज लिखनी जरूरी होती है पैराग्राफ में। अगर टाइटल है आईटी कर्स और ब्लेसिंग, देन इट इज नेसेसरी टू राइट सर्टेन 1 or 2 लाइंस आफ्टर द इंट्रोडक्शन, जिसमें आप एक बैलेंस स्टेटमेंट दें। कभी भी ये नहीं लिखते IT इज अ कर्स, IT इज अ ब्लेसिंग, या फिर यस पाकिस्तान इज रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, कभी भी ऐसा नहीं लिखते। एक बैलेंस स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन, येट देयर आर मेनी चैलेंजेस, full stop, but because of the initiatives taken by the government, Pakistan can overcome the challenges as well। इस तरह का एक सेंटेंस बना के लिखते हैं, कभी भी यस और नो नहीं लिखते। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये पॉइंट क्लियर करिएगा, इसको मैं वहां पर भी बताऊंगा। देखिए रिमशा, मैं अगेन आपसे यही बात करूंगा, पहले भी मैं करूंगा, थीसिस स्टेटमेंट वगैरह की टर्मिनोलॉजी ना मैं इस्तेमाल करता हूं, ना मैं कुछ करता हूं। इसकी वजह यह है कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट थीसिस स्टेटमेंट, और बच्चों के लिए ये एक समझे खौफनाक, एक ड्रॉन खौफनाक सा ख्वाब बन गया। इट इज बिकम अ नाइटमेयर फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं कभी भी ये थीसिस स्टेटमेंट की बच्चों को टर्मिनोलॉजी यूज ही नहीं करता। मैं कहता हूँ ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी। थीसिस स्टेटमेंट ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा, एक सेंटेंस का आएगा, 2 सेंटेंस का आएगा, ठीक है। फनल की स्ट्रेटेजी, जर्नल से स्पेसिफिक, मैं इन सब चीजों में बच्चों को कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो सुने, उसके अंदर खुद ही ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। I'm always try to avoid those jargon, those terminologies which confuses the student and majority of the students। और ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं भी सेल्फ जब प्रिपरेशन करता था, इन चीजों ने मुझे कंफ्यूज रखा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने रिसर्च की तो चीजें काफी आसान थी। बट ये जो मार्केट में चीजें अवेलेबल होती हैं, इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चे को, ठीक है। तो मेरा सिंपल से आपसे भी सजेशन ये होगी, और यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे भी सजेशन होगी, इसके ऊपर मैं बात भी करूंगा अपने रेगुलर क्लासेस के अंदर, कि अगर ऐसे डिमांड्स योर व्यू पॉइंट या पोजीशन आपसे डिमांड कर रहा है कि भाई कर्ज है या ब्लेसिंग है, पाकिस्तान रेडी है डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, नहीं, देन यू कैन राइट दिस। अदरवाइज इट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी है, आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर है, अफगानिस्तान राइज ऑफ तालिबान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। अब ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें आपसे साइड की लेने के लिए नहीं बोला, वो तो आपसे बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस है, पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ ये बता दो। अब आपकी मर्जी, आप लिखें या ना लिखें। लेकिन अगेन देखिए, मैं जो लिखा है मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, किस तरीके से लिखा है, उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, मेरा मकसद ये है बताने का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि
ये आपका मकसद होना चाहिए इस लेक्चर का। रटी रटाई चीजें नहीं लिखनी जिस तरह के वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा होता है। अगेन मैं नाम नहीं ले रहा, किसी ने बोला सर आप बुराई कर रहे हैं, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, तो मैं किसकी बुराई करूंगा? ठीक है, नाम लेके अगर मैं बोलता तो आप कहते। तो चीजें सीखनी कि इसके पीछे की क्या फिलॉसफी, ये तो आप खुद से भी लिख पाएंगे, जरूरी नहीं है यही ऐसे आए या यही डायमेंशन है। तो अब हमने ये पॉइंट भी सीख लिया, टाइटल भी सीख लिया, ये चीज भी सीख ली। अभी आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है जी, राइज ऑफ। अच्छा, फिर वही कि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखना कि यस देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड मेनी चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, इस तरह की चीजें नहीं लिखनी। बैलेंस स्टेटमेंट लिखना है। कर्स और ब्लेसिंग में भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखना। क्या लिखा है? द राइज ऑफ तालिबान इज अफगानिस्तान is a double-edged sword for Pakistan. It might ensue numerable socio-political and economic opportunities, but might also result disastrous. All will hinge on the possibility of political peace and stability in Afghanistan. मैंने कहा कि डबल एज सॉर्ड है। डबल एज सॉर्ड का ही मतलब होता है कि अच्छे भी है और बुरी भी है। ये सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी इससे जो है वो अनलीश हो सकती हैं, और ये डिजास्टर्स भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं, और ये तमाम चीज डिपेंड किस पर करती है? पीस के ऊपर। क्योंकि मैं आखिर में रिकमेंडेशंस किस पे दूंगा? पीस की दूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया कि भाई तमाम चीजें पीस के ऊपर डिपेंड करती है। पीस हुआ तो अपॉर्चुनिटीज, पीस नहीं हुआ तो डिजास्टर। पीस किस तरह होगा वो मैं आखिर में जाकर रिकमेंडेशंस में बता दूंगा। तो इट इज अ बैलेंस्ड सेंटेंस, टू सेंटेंस इन अ मोस्ट बैलेंस्ड मैनर। एक्सप्रेशन आपके सामने है, काइंडली नोट करिएगा एक्सप्रेशन को। इंग्लिश लैंग्वेज कि ग्रामर की बात नहीं कर रहा, एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द एग्जाम ऑफ इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन। एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन मैंने लिखा ओवरव्यू द राइज ऑफ द तालिबान 2.0 इन अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये कि देखें मैंने जो बात की थी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वाले सेंटेंस पे पूरा ऐसे जाया कर देंगे। मैंने क्या किया, सिर्फ इस पे एक पॉइंट है। ठीक है, इसके ऊपर मैं 2 पैरा लिख लूं मैक्सिमम, मैं तो सिर्फ 2 पैरा लिखूंगा। और अगर आपको इससे ज्यादा लिखना चाहिए देन 3 पैरास आर मोर देन, बट 2 पैरास आर मैक्सिमम। सिंपल बता दें कि भाई फॉल हुआ और अफगानिस्तान में तालिबान का राइज होता है। फिर हम आ गए अपने क्रक्स के ऊपर, चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। क्योंकि क्वेश्चन में पहले चैलेंजेस था तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे। काफी दफा अपॉर्चुनिटीज होता है तो अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज हो तो अपॉर्चुनिटीज की, चैलेंजेस हो तो चैलेंजेस की। क्वेश्चन यानी टॉपिक की सीक्वेंस को फॉलो करना है। यूजुअली अपॉर्चुनिटीज होता है, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस है तो हम चैलेंजेस को फॉलो करेंगे। कर्ज और ब्लेसिंग का ऋषा मायो कह रही है सर, जहां पर और है या क्वेश्चन है वहां पर भी क्या स्टांस में कर्ज और ब्लेसिंग का जो है वो रेशो रखना है? अब ये इसके ऊपर सेपरेट डिबेट है कि और वाले टाइटल को आप कैसे डील करती हैं। उसके अंदर डिफरेंट चीजें हैं, उसके अंदर आप काउंटर पर्सपेक्टिव भी देना पड़ता है, वो डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर कोई 15 से 20 मिनट की डिबेट है कि उसको किस तरह टैकल करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ये कहना चाहूंगा, इट इज क्वाइट टेक्निकल टू डील विद द ऐसे दैट कंटेन्स द वर्ड और। जहां पर और होता है ना, वहां पे थोड़ा सा वो टेक्निकल चीजें हो जाती हैं, बट यहाँ पर ये आसान है, यहाँ पर हमारे पास एंड है। चलें जी, डायरेक्ट हम आ गए चैलेंजेस के ऊपर। अच्छा, फिर मैंने यही कहा था आपको, एक और बात की थी कि सिर्फ बच्चे लिख दें चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान, नहीं, यू हैव टू राइट अ प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रॉपर सेंटेंस और फ्रेज। या तो सेंटेंस से काम लो या फ्रेज लिखो। देखो मैंने यहाँ पे फ्रेज सेंटेंस लिखा है, चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान इफ देयर विल बी अ टेम्पररी पीस इन अफगानिस्तान एंड challenges for Pakistan will be a temporary peace and Afghanistan perpetual conflict and chaos। मैंने ये नहीं कहा कि challenges है, मैंने कहा कि भाई challenges है, अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, पीस जो है वो डिरेल होता है, तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। फिर उन चैलेंजेस को फिर मैं मजीद डिवाइड करूंगा। ये आउटलाइन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आउटलाइन के ऊपर पूरी आधे से 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें मैं आपको ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। मार्केट में या डिफरेंट टीचर्स या सबसे आसान तरीका क्या करते हैं जी, चैलेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 चैलेंजेस आ गई, अपॉर्चुनिटीज 1 2 3 4 5 6 7 अपॉर्चुनिटीज, रिकमेंडेशन 1 2 3 4 5 और कंक्लूजन। आपका इसमें क्या कमाल है? ठीक है, आपकी इसमें क्या स्किल आपने शो किया है, आपने अपने क्या डिफरेंशिएशन क्या क्रिएट किया, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग शो की। जो 9 10 फर्स्ट ईयर इंटर का बच्चा भी बता सकता है सर ये चैलेंजेस है, 5 चैलेंजेस है, 6 1 2 3 4 5 6 अपॉर्चुनिटीज 1 2 3 4 5 6 रिकमेंडेशन 1 2 3 4 और कंक्लूजन। आपका क्या कमाल है? आपका या मेरा या जो बच्चे समझने वाले उनका कमाल ये है कि वी बेसिकली स्ट्रक्चर्ड दीज चैलेंजेस। हम उसको बताएंगे कि भाई ये जो 6 चैलेंजेस है या 7 चैलेंजेस में 3 इकोनॉमिक नेचर के हैं, 2 सोशल नेचर के हैं, 3 पॉलिटिकल नेचर के हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हो। देखिए ना, अगर आप कहीं पर स्पीच भी कर रहे हैं, अपना केस भी लड़ रहे हैं, अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। 5 challenges, 2 is of economic nature, 3 of social nature, 4
ऑफ पॉलिटिकल नेचर, इकोनॉमिक में ये चैलेंज है, पॉलिटिक्स में ये है, सोशल में ये है, तो आपके एस्से की क्वालिटी, आपके एस्से का स्ट्रक्चर बेहतर होगा। मैंने पिछले लेक्चर में आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी, उसमें एग्जामिनर कह रहा है कि स्ट्रक्चर बच्चों का वीक है, वही वजह 1 2 3 4 लिख कर आ जाते हैं पहला। और उसमें मसला ये होता है कि उसमें स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है कि क्या करते हैं चैलेंजेस में, फर्स्ट चैलेंज इकोनॉमिक नेचर का आ जाता है, फिर पॉलिटिकल नेचर का चैलेंज लिखते हैं, फिर इकोनॉमिक नेचर का लिख देते हैं, फिर सोशल नेचर का आ जाता है, फिर नीचे इकोनॉमिक चैलेंज लिख देते हैं। कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई नेचुरल फ्लो ही नहीं है। इस तरह की आउटलाइन में नेचुरल फ्लो होता है। अच्छा, इकोनॉमिक नेचर क्या है, पॉलिटिकल क्या है, सोशल क्या है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। यहां तक बात समझ में आया आप लोगों को? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू, ठीक है ना? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये चीजें समझने की, आर्गुमेंट्स आप चीजों को समझ लेंगे जब आप लोगों को लेक्चर में दूंगा अफगानिस्तान के ऊपर, तो ये सब आर्गुमेंट्स आप समझ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास आ गए हमने चैलेंजेस को, फिर मैंने कहा कि जाहिर बात है हम नेचुरल हम उसको स्ट्रक्चर करेंगे तो इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करेंगे। इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या है यहाँ पर, अगेन ये पॉइंट्स तमाम इकोनॉमिक चैलेंजेस के पॉइंट आ गए। अब जब आपने ये अगर लेक्चर पढ़ा हुआ होगा, अफगानिस्तान के टॉपिक को समझा हुआ होगा, तो आप ये चैलेंजेस को भी समझ पाएंगे। जिसमें पहला है ग्रेटर डीम ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया थ्रू सीपैक एंड माइट नॉट मटीरियलाइज। कि पहला चैलेंज क्या है कि भाई पाकिस्तान जो सीपैक से ग्रेटर सीपैक या ग्रेटर कनेक्टिविटी का ड्रीम अचीव करना चाहता है, वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब तो जाहिर बात है मैं ये लेक्चर पढ़ा नहीं रहा हूँ, वरना मैं आपको पूरा जो मेरा लेक्चर है यहाँ पे हमने थीम भी किया हुआ है अपने, जो हम ये कौन से थीम में पढ़ेंगे, कौन से वीक में पढ़ेंगे, वीक 6 में। इसमें फुल आपको मैप से पूरा ये समझाऊंगा अभी कि अफगानिस्तान का पीस होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बराबर में अफगानिस्तान है, उससे ऊपर आपको कार्स नजर आएंगी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, और फिर आप आगे जाएंगे टर्की, और फिर ईस्टर्न यूरोप है। फिर इस चीज को आपने कनेक्ट करना है, क्योंकि पाकिस्तान इज लाई एट द जंक्चर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट एशिया के दरमियान है। और यहाँ पर जो कंट्रीज हैं वो एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, यहाँ पे एनर्जी डिफिशिएंट कंट्रीज हैं, तो पाकिस्तान जंक्चर का रोल प्ले कर सकता है, और सीपेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगेन मैं इसके ऊपर लेक्चर नहीं दे रहा हूँ कि ये क्या पॉइंट है क्या नहीं है। इस पूरे लेक्चर का मतलब सिर्फ आउटलाइन को समझाना है, स्ट्रक्चर को समझाना है। जो पॉइंट्स हैं वो लेक्चर के थ्रू ही समझे जाएंगे। तो पहला है कि इस चीज को मटेरियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा तो बाकी की कनेक्टिविटी कैसे होगी। एनर्जी मार्केट हम नहीं बना सकते, अगेन मैंने कहा कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है वो एनर्जी सरप्लस कंट्रीज है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। टापी का प्रोजेक्ट है हमारे पास, सासा का प्रोजेक्ट है हमारे पास, ठीक है। कैरक नाम से जो है वो हमारे पास एक पूरी एनर्जी कॉरिडोर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का। तो वो जो एनर्जी मार्केट हम बनाना चाहते हैं वो भी नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि बना सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान है बीच में, उसमें जो है वो अगर चैलेंजेस आ गए, अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी आ गई, क्योस आ गया, तालिबान आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, तो हम नहीं कर सकते। स्मगलिंग बढ़ जाएगी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, देन टेरर फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के थ्रू काफी टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही होती है, और पाकिस्तान ब्लैक ग्रे लिस्ट में, एफएटीएफ में, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी और पर्सपेक्टिव पाकिस्तान माइट फॉल इन द ब्लैक लिस्ट। यहाँ पर अगेन आर्ग्यूमेंट समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट को तो हम लेक्चर के थ्रू समझेंगे। एक दफा लेक्चर समझा हुआ तो ये आर्ग्यूमेंट्स काफी अच्छी तरह समझे हुए चले जाएंगे। यहाँ पर जो चीज आपने समझनी है इस टाइम के ऊपर, एक्सप्रेशन को देखें। आप लोग जो नहीं लिखते, आप लोगों में से मेजोरिटी क्या लिखेंगे, स्मगलिंग ऑफ गुड्स या एफएटीएफ एंड अफगानिस्तान, इस तरह चीजें नहीं लिखनी, या सीपैक एंड कनेक्टिविटी नहीं, फ्रीजिंग करनी है, सेंटेंस लिखे। देखिए मैंने क्या लिखा, ग्रेटर डीम ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया थ्रू सीपैक माइट नॉट मटीरियलाइज। Energy market under the umbrella of CAVAC and ECO might prove to be a pipe dream. Increase in smuggling of goods and narcotics across Pakistan border, increase in terror financing and money laundering, which might result in the backlisting of Pakistan in FATF. ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स भी नहीं होने। देन फिर हम पॉलिटिकल चैलेंजेस की तरफ आ जाएंगे, वही चीजें फॉलो करेंगे। जाहिर बात है अभी टॉपिक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ, तो आप लोगों को चीजें उस तरह समझ में नहीं आएंगी। जब टॉपिक पढ़ेंगे तो चीज समझ में आएगी। क्या होगा, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का राइज होगा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर स्ट्रेन हो जाएगी। देन अगेन जैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब होगी, हमेशा पाकिस्तान को कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आपकी वजह से खराब हुई, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ चीजें खराब नहीं होती, तो अगेन पाकिस्तान को स्केपगोट बनाया जाएगा, नेमिंग एंड शेमिंग होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे जो
स्टेटस है या हमारी जो पिक्चर है वो मजीद टार्निश की जाएगी। अगेन लैंग्वेज के ऊपर वॉर करना है। देयर माइट बी अ सर्ज इन टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड एक्टिविटी इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान इट बिकम अ स्ट्रीम, इट वुड बी बैक टू द फ्यूचर लाइक सिनेरियो जैसे पहले था, हम पर इल्जाम लगाए जाते थे। पाकिस्तान बिकम द स्कीपगोट फॉर द फेलियर ऑफ पीस इन अफगानिस्तान, नेमिंग एंड शेमिंग एट इंटरनेशनल फोरा। अच्छा, थोड़ा सा एक दो सवालों का जवाब भी दे लें। अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एक्सप्रेशन, अच्छा सवाल है, राइटिंग एक्सप्रेशन कैसे इम्प्रूव करें। इसका जवाब मैं एंड में दूंगा। आपका नाम यहाँ पे मौजूद नहीं है, गैलेक्सी के नाम पर है, मुझे लगता है आपको अपने मोबाइल का नाम ज्यादा अच्छा लगता है, तो काइंडली अपना नाम भी बताएं ताकि मैं इसको टैकल करूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इकोनॉमिक सैंक्शंस ड्यू टू पॉलिटिक्स या फिर आगे इकोनॉमिक में, ये अलग से ये मैं आपका सवाल नहीं समझा। सिद्रा कह रही सही, चैलेंज अपॉर्चुनिटीज हम पाकिस्तान अफेयर्स के लिए पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। का सवाल भी आता है करंट अफेयर्स में, आप यही चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है सिद्रा, कोई मसला नहीं है, आप ये लिखें। 3 लाइन में तो कभी भी नहीं आएगी, ये आपकी कॉपी के भी 1 से 1.5 लाइन में आएगी। ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बॉडी पैराग्राफ की जी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं आउटलाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, सेम इज द केस विद, हमने स्ट्रेटेजिक में भी डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे सोशल सोशल में भी डिवाइड किया है। अब आपकी मर्जी है कि आप कितनी डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। अगर आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक तक रहे, अगेन आपकी मर्जी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल तक रहे, अगेन आपकी मर्जी है। स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल को एक ही हेडिंग बना दे, पॉलिटिकल चैलेंजेस की, अगेन आपकी मर्जी है, लेकिन डिवाइजन जरूर करना है। देन हमने स्ट्रेटेजिक यहाँ पे चैलेंजेस लिख लिए। अगेन इन चैलेंजेस के ऊपर हम अभी समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी लेक्चर नहीं चल रहा अफगानिस्तान का, सिर्फ ऐसे का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर हमने स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस लिखे, सेम केस विद द एक्सप्रेशन। उसी में कहीं पर स्वैपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो बिल्कुल जनरलाइज कैटेगरी की हो। फिर हमने सोशल चैलेंजेस यहाँ पर लिख लिए कि सोशली क्या क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को सोशली। फॉर एग्जांपल, इनसाइड द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेटिज्म इन पाकिस्तान, सेपरेटिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो इनसाइड हो सकते हैं। ड्रग और क्लेशिंग ऑफ कल्चर आ सकता है। पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स के ऊपर बर्न आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जब भी अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब होती है तो एक फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज होता है इनसाइड पाकिस्तान, और वो ऑलरेडी जो स्ट्रेन रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर मजीद स्ट्रेन बढ़ेगा। मैं कल लेक्चर ले रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उससे पहले वाटर क्राइसिस के ऊपर। तो हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे रिसोर्सेज डिप्लीट होते चले जा रहे हैं, तो अगर मजीद इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज होगा तो ये मजीद अर्बन सेंटर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मजीद नीचे जाएगा, सोशल क्राइम्स बढ़ेंगे अगर अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब होती है। तो ये हमारे पास हो गए चैलेंजेस वाला पार्ट। स्ट्रेटेजिक सिचुएशन में मजीद क्या होगा कि जब अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब होगी तो इंडिया जैसे कंट्री जो कि वो अगेन स्पॉइलर का रोल प्ले करे, वो अगेन अफगानिस्तान में अपना फूड प्रिंट इंक्रीज करेंगे, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिचुएशन बर्बाद की जाए। फिर अगर अफगानिस्तान में जो है वो अमन नहीं रहता, पीस नहीं रहता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो अगेन ग्रुप्स लाइक द टेररिस्ट ग्रुप लाइक आईएसआईएस, टीटीपी और इस तरह के ग्रुप्स अगेन टेरर बॉर्डर क्रॉसिंग होगी और पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ेंगी। ठीक है, फिर अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आ जाएंगे। देन मैंने क्या कहा था स्टार्ट में कि भाई चैलेंजेस जितने लिखोगे उतनी ही अपॉर्चुनिटीज लिखेंगे, 19-20 हो सकता है, बट कोशिश करेंगे कि उसी डोमेन में रहें। तो हमने अपॉर्चुनिटीज को किसमें डिवाइड किया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक और सोशल अपॉर्चुनिटी, सेम ऑन द पैटर्न ऑफ चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज क्या है, अगर पीस हो गया अफगानिस्तान में, लॉन्ग टर्म पीस हो गया, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है। अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान इफ देयर परमानेंट पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वही चीजें जो नहीं कर पा रहे थे अब वही चीजें कर पाएंगे। ठीक है, मटीरियलाइज इट्स जो इकोनॉमिक विजन, जो हमारा विजन है, एनएसपी के अंदर भी पढ़ाया था, सिक्योरिटी डायलॉग में भी पढ़ा हुआ, जो शिफ्ट हुई है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, उसमें भी मैं पढ़ाऊंगा कि वो चीज को हम मटीरियलाइज कर सकते हैं। एनर्जी कॉरिडोर के डोर को हम फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, दोनों में फुलफिल की बात हो रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है, लैंग्वेज डिफरेंट है। Pakistan could materialize its geo-economic vision. The dream of energy corridor could be fulfilled. This is the expression. Do not repeat the words, repeat the sentences. Rapid industrializations get the required spur. अफगानिस्तान में अमन होगा, स्टेबिलिटी होगी, सीपैक में रैपिड डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, वहां पर जो है वो ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस होगी। पाकिस्तान could exploit the huge reserves in minerals in अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान is a place of huge minerals, वहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, ड्यूरन लाइन का जो केस है, जो हमेशा एक
जो है मुसीबत बनी रहती है, और एक पॉइंट है वो आप तालिबान की गवर्नमेंट की वजह से वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में डिक्लाइन आएगा, इंटरनेशनल इमेज हमारी बेहतर होगी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान जो एक एक्शन प्लान है फॉर स्टेबिलिटी उसके अंदर भी प्रोग्रेस आएगी। अगेन यहाँ पर वही पॉइंट बताऊंगा कि अभी आपने लेक्चर समझा हुआ नहीं है तो शायद ये पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए। अभी आपसे स्ट्रक्चर पर, एक्सप्रेशन के ऊपर गौर करें। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज वहीं पर, जैसे आईएस टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, आईएस और टीटीपी की वो चीजें कम हो जाएंगी, आपके जो एनिमी कंट्री इंडिया को उसकी स्पेस मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान could emerge as a main and strong contender of Indo-Pacific competition। जो पूरा इंडो पैसिफिक कंपटीशन हो रहा है, अगर अफगानिस्तान में मन आ गया, गवादर डेवलप हो गया, तो पाकिस्तान चाइना की वजह से एक इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो जाएगा। ये इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है हमारा, इसके ऊपर लेवरेज बढ़ जाएगा। अगेन पूरा लेक्चर समझना पड़ेगा इस चीजों को समझने के लिए। देन सोशल अपॉर्चुनिटीज है, रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स नहीं होगा बल्कि रिपेट्रिएशन होगी। जो ऑलरेडी रेफ्यूजीज हैं वो अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे, रिसोर्सेज के ऊपर भी स्ट्रेन कम हो जाएगा, सेफ हेवन्स जो मिल जाती है टेररिज्म पे वो भी कम हो जाएगी, तो एक इंप्रूवमेंट आएगी खासतौर पर हमारे अर्बन सेंटर्स की तरफ। तो अब आपने चैलेंजेस बता दिए और अपॉर्चुनिटीज बता दी। अब काफी बच्चे इसके बाद कंक्लूजन करते थे, तो कंक्लूजन नहीं करना, हमने क्या करना है, सॉल्यूशंस भी तो देना है ना, क्योंकि हमने पूरा जो क्रिएट किया है, यहाँ पे किसी ने वर्ड यूज किया तो थीसिस का मैं नहीं करता, लेकिन चले मैं कर लेता हूँ। तो पूरा थीसिस हमने डेवलप किया है वो यही किया है कि भाई स्टेबिलिटी आएगी तो अपॉर्चुनिटीज होंगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो चैलेंजेस होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी, क्या करे पाकिस्तान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशंस देंगे, सॉल्यूशंस देंगे। सॉल्यूशंस क्या देंगे, वो भी टू द पॉइंट, जनरल सॉल्यूशंस नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सजेस्टेड मेजर्स फॉर पाकिस्तान टू रिस्टोर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज टू इट्स मैक्सिमम। देखिए सिर्फ सॉल्यूशंस की हेडिंग नहीं लिखी, सजेस्टेड मेजर्स फॉर पाकिस्तान टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज टू इट्स मैक्सिमम। वो मेजर्स जो पाकिस्तान ले सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हासिल कर पाए। Develop a regional consensus on the roadmap of perpetual peace in Pakistan। Regional consensus develop करें, convince the regional as well as global power to mitigate the humanitarian crisis in Afghanistan to top up the incumbent power structure inside Afghanistan। सबसे बड़ा जो मसला है वहां पे वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है, उसको इंटरनेशनल पावर्स को कन्विंस करें कि अफगानिस्तान को एड दी जाए ताकि वो चीज मैटर सॉल्व किया जाए। अवॉइड सेलेक्टिंग साइड्स एंड ट्राई टू बी न्यूट्रल इन अफगान प्रॉब्लम। पाकिस्तान का मसला ऐसा हुआ है, पास में साइड्स को लिया था, अफगान फैक्शन को सपोर्ट करता था, ताजिक फैक्शन और उज्बेक फैक्शन को सपोर्ट नहीं करता था, नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान वाज टेकिंग साइड्स। पाकिस्तान की इस टाइम पे रिकमेंडेशन ये है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहे, हमें अफगानिस्तान का पीस चाहिए, हम हर किसी के साथ, हम किसी साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे। लैंग्वेज आपके सामने, अवॉइड सिलेक्टिंग साइड्स एंड ट्राई टू बी न्यूट्रल इन अफगान एम्बार्गो। किस तरह से इंप्रूव करनी है वो मैं अभी बताऊंगा, किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था। Last point, Pakistan could utilize leverage Taliban to get them to hold their commitment related to women, human rights, democracy, inclusive government। पाकिस्तान का जितना लेवरेज है अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर, उनको कन्विंस करे कि आपके हक में ये बेहतर है कि अगर आप ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और वुमेन राइट्स की जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उसको फॉलो करें, ताकि दुनिया भी आपको रिकॉग्नाइज करे जिस तरह पाकिस्तान और दूसरे मुल्क करते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन की हेडिंग। तो अब इसके अंदर वो तमाम पॉइंट से हमने टू द पॉइंट लिखा, इस पॉइंट के ऊपर हमने जाया भी नहीं किया, चैलेंजेस भी हमने बताए, उसको स्ट्रक्चर भी किया, अपॉर्चुनिटीज भी बनाए स्ट्रक्चर किया, फिर रिकमेंडेशन भी दी। इफ यू राइट द आउटलाइन, इफ यू मेक द आउटलाइन इन दिस वे, यकीन माने आपका कभी भी ऐसे फेल नहीं होगा, ठीक है, कभी भी ऐसे फेल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे। ये मैं लिटरली आपको जो है वो सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, ना वन वर्ड लिखना है, अच्छी एक्सप्रेशन, अच्छी फ्रेजेस, स्ट्रक्चर वे के अंदर आपने चीजें लिखनी है। बिल्कुल मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरा एक लेक्चर होगा जिसमें हम पैराडाइम शिफ्ट भी कवर करेंगे, तालिबान को भी कवर करेंगे और डिफरेंट चीजें भी कवर करेंगे वीक 6 के अंदर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। ग्लोबल रीजनल डायमेंशन हम यूएस चाइना राइवलरी के अंदर कवर करेंगे वीक 4 के अंदर, ठीक है। अच्छा, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा, यहाँ पे किसी ने सवाल किया था कि सर हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश एक्सप्रेशन। देखिए इंग्लिश एक्सप्रेशन को अच्छा करने के लिए वेरियस मेथड्स हैं। सबसे मेथड है कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आइदर अ बुक, अ मैगजीन और एन आर्टिकल, ओपिनियन, एडिटोरियल, उसमें जो अच्छी एक्सप्रेशंस हैं उसको अपने पास नोट डाउन कर लें एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट, इन योर राइटिंग। देन कंपेयर कि मैं कहाँ कहाँ पर लैग कर रहा हूँ। ये एक तरीका है अपनी एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने का, ठीक है। वेरियस स्ट्रक्चर सीखें, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है। और दूसरा पॉइंट ये है एक्सप्रेशन को इंप्रूव करने के लिए कि टू बी पेशेंट, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन
आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी इस तरह की एक्सप्रेशन हो जाए, नहीं हो सकेगी। इट टेक्स टाइम। काफी बच्चे समझते हैं कि सर मैं 5 दिन से ये चीज कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ, महीने से कर रहा हूँ, मेरे इंप्रूव नहीं हो। आपको देखिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें इंप्रूव होंगी अगर आप रोज की बेसिस के ऊपर ये चीज करेंगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू या एकदम से चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। सिंपल तरीका है, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी देखो, गौर से पढ़ो, उसकी जो अच्छी एक्सप्रेशन को नोट डाउन करो और ट्राई टू रिप्रोड्यूस इन यूर ओन लैंग्वेज। या फिर सिंपल तरीका ये भी है कि अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, उसमें खासतौर पर एडिटोरियल वाला पार्ट है या जो लेटर टू एडिटर है, उसको पढ़ें और कोशिश करें उसको अपनी जबान में लिखें, फिर दोनों को कंपेयर करें। फिर आप उसको लगेगा यार मैंने ये चीज वही तो लिखी है, लेकिन कैसे लिखी है और इसने उसी चीज को कितना अच्छा लिखा है। तो कितना अच्छा जो लिखा है वो कैसे अच्छा लिखा है, फिर उसकी चीजों को लें, अडॉप्ट करें और अपनी राइटिंग में लेकर डालें। देखें आपकी चीजें कितनी इंप्रूव होती हैं। सर आउटलाइन की स्पेसिंग का तो बता दें। स्पेसिंग का मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रही हैं, स्पेसिंग से मुराद आपकी क्या है? नहीं, रिपीटेशन तो नहीं है ना, यही चैलेंजेस है। उसी की अपॉर्चुनिटीज जब क्रिएट होंगी तो उसमें हम स्टेटिस्टिक्स भी देंगे कि ये चीज होगी तो ये हमारी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, इस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी, यहाँ पर पॉवर्टी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अक्सा कह रही हैं कि सर क्लासेस कैजुअल ड्यूरेशन, ये टेक्निकल बातें पूछ रही हैं रिलेटेड टू बैच। तो अक्सा मैं अगेन आपको यही कहूंगा कि मैंने यहाँ पे सब पे व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, आप मैसेज करें, आपको पूरी डिटेल वाइज आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बताने लग गया तो फिर बाकी बच्चे बोलेंगे देखें सर इस तरह की बातें कह रहे हैं जो हमारे पास हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है अकेडमी का, इस पर आप बात करें, आपको ईच एंड एवरी इन्फो दे दी जाएगी। और कोई क्वेश्चन जी? ठीक है, किसी को और कोई क्वेश्चन है, यस और नो में पूछे। हमजा कह रहे हैं सर सर ना कहें, क्वेश्चन पूछे जी। हाउ इंपॉर्टेंट आर क्वाड्स इन फैक्ट इन ऐसे? इसका सिंपल एक रूल है, बॉडी पैराग्राफ में मैं इसमें डिस्कस करूंगा जब हमारी रेगुलर क्लास होगी, लेकिन हुआ वन लाइनर में आपको कहूँ, यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर एवरी आर्ग्यूमेंट। हर आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है, चाहे वो कोटेशन से करें, रेफरेंस से करें, डेटा से करें, एग्जाम्पल से करें, लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट विदाउट प्रूव नहीं होना चाहिए ऐसे में। आई वॉन्ट टू रीजॉइन यूर ऐसे सेशन इफ इट्स पॉसिबल। मैसेज करें जी, हम फिर डिस्कस करते हैं हमजा, क्योंकि आपका थोड़ा सा डिफरेंट केस है। आप मैसेज करें व्हाट्सएप एंड वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। नहीं, प्रॉपर स्पेस देके लिखे, मैथ्स क्यों होगा? मैथ्स अगर हो रहा है तो इसका मतलब आपकी हैंड राइटिंग का इशू है, ठीक है जी। सर इन दिस क्लास ऑन, ये अभी क्लास खत्म हो चुकी है रीशा, ठीक है ना, इसके ऊपर अभी और मजीद नहीं होगा। दिस इज एंड ऑफ टू दिस टू इंट्रोडक्टरी सेशन, नाउ द रेगुलर क्लासेस, ठीक है, वो फिर अब रेगुलर क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन? चलें जी, थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, इफ यू वांट टू प्रिपेयर, प्रैक्टिस, वो मेरी 3-4 चीजें, प्रैक्टिस, प्रिपेयर, evaluation and feedback. If you want these 4 things for 8 weeks, then I welcome to all of you in the batch that is going to start from Tuesday, inshallah, क्योंकि कल थोड़ी traveling का दिन है, I'm traveling from Islamabad to Lahore, that is why I can't take the classes। तो कल तो traveling inshallah, Tuesday से हम start करेंगे and हम इंशाल्लाह ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, और उस चीज़ में हम लेके चीज़ों को चलेंगे, और जिस तरह को आपको रोड मैप दिया वो चीज़ें फॉलो करेंगे। और जो बच्चे नहीं ज्वाइन करना चाहते, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ देम फॉर CSS 2022। अच्छी प्रिपरेशन करें, जो मैंने चीज़ें बातें बताई हैं उसी पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करें, एवेल्युएशन करवाएं, फीडबैक करवाएं, जिस टीचर से मेंटोर से कर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से पूछें कि सर किस तरह टॉपिक समझें, किस तरह स्ट्रक्चर करें, किस किन सोर्सेज को हम लें, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह वी विल मीट इन रेगुलर क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।